अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज आलमी मंजरनामे से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जब गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इसराइल के लिए खौफ की अलामत बने रहने वाले लबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबरा शेख हसन नसरुल्लाह को एक मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया है। इस सानहे की तस्दीक हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट टेलीग्राम पर हिजबुल्लाह तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह सरबरा की मौत बैरूत के जनूबी मुदाफाती इलाके मकाराना में इसराइली कार्रवाई के नतीजे में हुई है। हिजबुल्लाह के मुताबिक वो गजा, फलस्तीन, लबनान और उसके साबित कदम अवाम का दिफा और हिमायत जारी रखेगी। हिजबुल्लाह ने यह अज़्म जाहिर किया है कि इसराइल के खिलाफ जंग भी जारी रहेगी। इससे कबल आज सुबह इसराइली फौज का यह दावा सामने आया था कि हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह बैरूत में एक हमले में मारे गए हैं। इसराइली फौज ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बयान में कहा था कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को खौफजदा नहीं कर पाएंगे, जबकि हिजबुल्लाह के जनूबी महाज के कमांडर अली करकी और दीगर मुतअद्दिद हिजबुल्लाह रहनुमाओं को भी मार दिया गया है। इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि बैरूत में होने वाले हमले में हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह की बेटी फातिमा नसरुल्लाह भी मारी जा चुकी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद सैयद हसन नसरुल्लाह को मारना था। रॉयटर्स को मौसूल इसराइली फौज के बयान के मुताबिक उसने बैरूत के जनूब में वाक़े दाहिया में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को हदफ बनाकर ऐसे वक्त में निशाना बनाया जब वहां उनकी लीडरशिप की मुलाकात हो रही थी। इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमलों का यह सिलसिला तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहा, जबकि आज सुबह भी इसराइल ने बैरूत के जनूबी मुदाफ़ात और लबनान के दीगर इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। रॉयटर्स के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों ने बैरूत शहर में अलग सुबह फ़िज़ाई हमलों से 20 धमाकों की आवाज़ें सुनी। वाज़ेह रहे कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता रोज बैरूत में एक साथ 15 बंकर बस्टर मिसाइल दागे थे, जिससे 6 इमारतें तबाह, 8 अफराद शहीद और 91 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत के जेर जमीन 14वीं मंजिल में कयाम करते थे। हसन नसरुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इसराइली हुक्काम को हिजबुल्लाह रहनुमा के मुकाम का कई माह से मालूम था। हिजबुल्लाह के मुताबिक 3 इसराइली दफाई एहलकारों का दावा है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने से मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ते ही फैसला हुआ था, क्योंकि हुक्काम को यह अंदेशा था कि उनके पास यह मुख्तसर वक्त ही है इससे कबल हसन नसरुल्लाह फिर किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 एहलकारों का कहना है कि चंद मिनटों के दौरान तकरीबन 80 बम फेंके गए थे। इन्हीं 3 एहलकारों ने मजीद बताया कि हसन नसरुल्लाह के कजन हाशिम सैफुद्दीन हमले के मौका पर जाए मुकाम पर मौजूद नहीं थे। गो कि हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की सरबराही के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार भी थे, लेकिन अरब मीडिया ने यह दावा किया है कि नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात से आज तक हिजबुल्लाह ने भी शुमारी और वस्ती इसराइल और इसराइल के जेर कब्जा मगरबी किनारे पर तकरीबन 125 मिसाइल दागे हैं। इसराइली बमबारी एक ऐसे वक्त में हुई जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखने और फ़लस्तीनी तंजीम हमास के खिलाफ फतह तक लड़ने के अज़्म का इरादा जाहिर कर रहे थे। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों में पेजर्स और वाकी टाकी फटने के वाक़यात पेश आए थे, जिनमें से ज़्यादातर हिजबुल्लाह के अरकान के जेर इस्तेमाल थे, जिनमें 39 अफराद जबहक हो गए थे, जबकि पीर से अब तक सिर्फ लबनान में इसराइली बर्बरियत के नतीजे में 700 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हसन नसरुल्लाह की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो हसन नसरुल्लाह 1960 में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के मशरकी इलाके बर्ज हमूद में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल करीम नसरुल्लाह एक छोटे सब्जी फरोश थे और हसन नसरुल्लाह अपने वालिदैन के 9 बच्चों में सबसे बड़े थे। हसन नसरुल्लाह ने इब्तदाई तालीम बैरूत में हासिल की, लेकिन लबनान में जारी खाना जंगी के दौरान वो मुसल्ला ग्रुप अमल तहरीक में शामिल हो गए। मजहबी तालीम के सिलसिले में हसन नसरुल्लाह कुछ अरसे के लिए इराकी शहर नजफ चले गए। नजफ से वापस आकर वो दोबारा अमल तहरीक में शामिल हुए, मगर 1982 में इसराइल के लबनान पर हमले के बाद हसन नसरुल्लाह और उनके चंद साथियों ने अमल से अलहदगी इख्तियार की और एक नई तंजीम बनाई, जिसका नाम इस्लामी अमल रखा गया। इस्लामी अमल को ईरान के इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से बड़ी हिमायत मिली और जल्द ही ये तंजीम नुमाया हैसियत इख्तियार कर गई। इस तंजीम ने आगे चलकर 1985 में हिजबुल्लाह के नाम से अपनी पहचान बनाई और हसन नसरुल्लाह ने तंजीम के अंदर अहम ओहदे हासिल किए। 1992 में हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास अल-मुसवी इसराइली हेलीकॉप्टर हमले में शहीद हो गए। उस वाक़े के बाद हसन नसरुल्लाह सिर्फ 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के रहनुमा मुंतखब हुए। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को एक मलेशिया से बढ़ाकर एक मुकम्मल सियासी, समाजी और अस्करी तंजीम में तब्दील किया। 1997 में
उनके बड़े बेटे हादी नसरुल्लाह इसराइल के साथ एक झड़प में शहीद हो गए। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ बेहतरीन मुज़ाहमती हिकमत अमली अपनाई और साल 2000 में 22 साल बाद इसराइली फौज को जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के एक दिन बाद इसराइल पर हमले शुरू किए थे, जिसके बारे में कहा गया था कि यह गजा में फलस्तीनी जंगजुओं की मदद के लिए इसराइली फौज को दबाव में लाने की कोशिश थी। जिसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लबनान पर फिजाई हमले किए और गुज़िश्ता एक साल के दौरान इस तनाज़े में मुसलसल शिद्दत आई है और अब हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद यह तनाज़ा मजीद बढ़ने का अंदेशा है। इसीलिए इसराइल की फौज मजीद रिजर्व एहलकारों को मुतहर्रिक कर रही है ताकि मुमकिन तौर पर लबनान में जमीनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब इस मामले पर ईरान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि सेहूनी मुजरम जान लें कि वो हिजबुल्लाह को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही मामूली है। अपने बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि खित्ते की तमाम मुजामती कुव्वतें शाना बशाना खड़ी हैं और हिजबुल्लाह की हिमायत करती हैं। खित्ते की तकदीर का तयन मुजामती कुव्वतों के जरिए किया जाएगा। हिजबुल्लाह सबसे आगे है। आयतुल्लाह खामनाई ने यह भी कहा कि खुदा के फजल से लबनान हमला आवर शरीर और बदनाम दुश्मन को अपने अमाल पर नादम करेगा। तमाम मुसलमानों पर फर्ज है कि वो लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों और मदद करें। ताज़ा तरीन शहीद होने वालों में हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा मोहम्मद हुसैन सरवर हैं। उन्हें अबू साले के नाम से जाना जाता है, जो इसराइल के अंदरूनी महाज को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयों के निगरान थे। इसके अलावा फवाद शुक्र हिजबुल्लाह के बानी रुकन थे। वो हिजबुल्लाह के सबसे नुमाया फौजी जहनों में से एक जाने जाते थे। वो 30 जुलाई को उस वक्त शहीद हुए जब इसराइल ने बैरूत के जनूबी मदाफाती इलाके को निशाना बनाया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ था। इसी तरह इसराइल ने 20 सितंबर को बैरूत के जनूबी मदाफाती इलाकों में एक हमले में इब्राहिम अकील को शहीद किया, जिनको फौज में सेकंड इन कमांड समझा जाता था। इसके बाद हिजबुल्लाह ने 25 सितंबर को ऐलान किया कि उनके एक फौजी कमांडर इब्राहिम कबीसी एक इसराइली हमले में मारे गए हैं। इन रहनुमाओं के अलावा हिजबुल्लाह ने जंग के आगाज के बाद से जनूबी लबनान में अपने 3 फौजी इलाकों के कमांडरों में से 2 को खो दिया। मोहम्मद नामा नासिर की कार को 3 जुलाई को उनके इलाके में निशाना बनाया गया। वो इस इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। तालिब अब्दुल्ला 11 जून को एक घर पर हमले में शहीद हो गए थे। क्योंकि इसराइल हसन नसरुल्लाह की शहादत को हिजबुल्लाह के खात्मे से तशबीह दे रहा है और ये दावा कर रहा है कि तंजीम की चेन ऑफ कमांड मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। लेकिन आलमी अमूर के माहिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। CNN में शाया एक मजमून में हिजबुल्लाह लैंड नामी किताब की मुसन्निफ हुनैन गदर के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के क़याम से अब तक का सबसे बड़ा धचका है, जब तंजीम को अपने असलहा डिपो की तबाही के साथ साथ आला क़यादत का भी नुकसान हुआ और साथ ही राब्ता कारी का नेटवर्क भी तकरीबन खत्म हो गया है। हुनैन गदर के मुताबिक इस नुकसान के बावजूद भी हिजबुल्लाह के पास तरबियत याफ्ता कमांडर्स भी हैं और वो ताकतवर असलहा भी, जिसमें प्रेसिजन गाइडेड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं, जो कि इसराइली दफा के साथ साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी संगीन खतरे के तौर पर मौजूद हैं। आलमी अमूर के माहिरीन का यह तज्जिया इसलिए भी मोतबर लग रहा है क्योंकि गुज़िश्ता बुध को इसराइल ने भी अपने दिफाई निज़ाम आयरन डोम के जरिए हिजबुल्लाह की जानिब से तल अवीव तक पहुंच जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को नाकारा बनाने का दावा किया था, जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने यह दावा किया था कि उन्होंने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत और मशरक़ वस्ता के बदलते हालात पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर अमूर मशरक़ वस्ता मंसूर जाफर ने। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हसन नसरुल्लाह की जो शहादत का वाक़या है, ये जो ट्रायंगल ऑफ या फिर ट्राइका ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके लिए कितना बड़ा धचका है ये? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन जी, ये एक दिलखराश खबर है और इसी हवाले से ये जो मज़ाहमत के जितने भी बहीहा हैं और ख़ास तौर पे हमास, हिजबुल्लाह, उनके लिए ये एक यानी आप कह सकते हैं कि एन मिडल ऑफ द वॉर में ये बहुत बड़ा चरखा लगा है। और ये मज़ाहमती तंजीमों की ये खूबी है कि वो इस नौइयत के सदमे, इस नौइयत के शौक़ जो हैं वो माजी में भी कई बार बर्दाश्त कर चुकी हैं और उन्होंने अपना एक पूरा जो मैकेनिज़्म इस अंदाज से एवॉल्व किया होता है, पूरी हायरार्की इस अंदाज से एवॉल्व की होती है कि वो इस तरह के जो शौक़ हैं उसकी वजह से उनका पूरा जो नॉमेनक्लेचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी इंतज़ामी जो ढांचा है, वो उस तरीके से मुतासर नहीं होता। और ख़ास तौर पे जो क़यादत का मकाम है और मरहला है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर से 1 साल के दौरान
और बिल्कुल जंग की कैफियत में थे ये तमाम लोग। तो इनका बराह रास्त रब्ता क़यादत के साथ उस तरीके से कम था, लेकिन बहरहाल जो एक कोर टीम है वो इनके साथ राब्ते में रहती थी, और उसी कोर टीम के कुछ अहम अरकान जो है वो नसरुल्लाह साहब के साथ इस बमबारी का जो है निशाना बने हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि ये तंजीम की इसी तरीके से माजी में आपको याद होगा इस्माइल हनिया साहब की जब जी शहादत हाँ। हुई थी, तो वहां पे भी ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद तंजीम जो है वो अब तितर बितर, क्योंकि वो तंजीम तो खुद वैसे ही डायस्पोरा के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही थी। कोई कतर में थे, कुछ लोग शाम में थे, और इसी तरीके से कुछ गजा के अंदर थे। लेकिन हमास ने उस सारे सदमे से अपने आप को इस तरीके से निकाला कि उन्होंने एन बैटल फील्ड के अंदर से ही अपना एक कायद जो है वो मंतखब कर लिया, जो इस वक्त इसराइल के लिए एक सुहाने रूह बना हुआ है। क्योंकि जाहिर है वो उनको पिछले तकरीबन 1 साल से तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनका सुराग लगाने में नाकाम है। ये क्योंकि शहर से और मुल्क से बाहर लोग थे, और ये आजकल के खासतौर पे जो साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी जी को हाँ। ब्रीच करने की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें ये जरा सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। इसी तरीके से इस्माइल हनिया साहब भी एक तीसरे मुल्क में वहां पे उनको निशाना बनाया गया, और ये जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं उन्हें भी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जो है एक इसी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच लगता है इब्तदाई तौर पे जो मालूमात सामने आई हैं, कि जिसके नतीजे में उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है, इतलात तो यही आ और रही उनके है, साथ जो खबरों में तो दीगर यही आ रफका रहा है, काम जो थे। जो 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 रिपोर्ट हुआ है इंटरनेशनली, वो तो यही इतलात आ रही है कि पिछले 1 माह से तकरीबन इसराइल को हसन नसरुल्लाह साहब की लोकेशन का पता था कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, मैंने अर्ज किया कि अब जो जीपीएस लोकेशन और खास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी तरीके से जो आप कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट है, और उसमें तो ये बात माननी पड़ेगी कि उसमें अमेरिका और इसराइल का कोई सानी नहीं है। और बिलखुसूस जी हाँ। इसराइल की जो सिलिकॉन वैली है और वहाँ पे जिस नौइयत के इंटेलिजेंस के और सर्विलेंस के गैजेट्स तैयार होते हैं, वो दुनिया भर में उसकी एक धाक है। अगरचे वो इन गैजेट्स का और इन सारी टेक्नोलॉजी का अपनी जो गजा वॉल है उसको ब्रीच करने से नहीं रोक सके थे। ये बुनियादी तौर पे इस तरह की गुरिल्ला वारफेयर में ये तो एक टाइमिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, जो उसमें पहले वार कर जाए उसी का मैदान होता है। और उस वक्त यकीनन हमास की ऐसी प्लानिंग थी, और उन्होंने उस प्लानिंग के तहत तो एक अभी गजा की सरहद पर इसराइल के अंदर हमला किया। तो अभी और अब मंसूर जाफर यकीनन साहब ये बताएं मुझे कि जी, ज़ाहिर है अब हिजबुल्लाह को यकीनन बहुत इस बड़ा वक्त धचका तो है कि 32 साल से हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को जो है हेड कर रहे थे। नीचे भी उनके जो कमांडर्स थे मुतअद्दिद, उसमें रिसेंटली कुछ वाकयात के अंदर उन्हें टारगेट करके एक एक करके उन्हें कत्ल किया जा चुका है। तंजीमी ढांचा भी काफ़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कई कमांडर्स फवाद शुक्र हो गए, बाकी लोग हो गए जिन्हें टारगेट किया गया मुख्तलिफ वाकयात के अंदर, तो वो भी कमज़ोर हुआ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नए जो कमांडर्स अब आएंगे, नई क़यादत जो आई है, अब नईम कासिम साहब को जो है हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है आर्जी तौर पर फिलहाल। आपको लग रहा है कि तंजीम जो है वो अपने ऑपरेशन उसी तरह से जारी रखेगी, वो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो उनका नेटवर्क था वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है इस हमले के अंदर। यकीनन जी, हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं उन्होंने 3 माह पहले अपने खिताब में अपनी तंजीम को वार्न किया था कि वो मोबाइल फ़ोन जो हैं उससे दूर रहें और उसको इस्तेमाल ना करें। और यही वजह है कि एक पुरानी हिकमत अमली के तहत एक ऐसी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, पेजर्स वाली टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन यकीनन इसराइल ने उसके अंदर भी नकब लगाया, और अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, और ख़ास तौर पे ये अभी जो जिस अंदाज से उनको निशाना बनाया गया है, अब उसके बाद का अगर आप जायजा लें तो जो जुनूबी महाज है, जिस दिन उनकी शहादत हुई है उस दिन भी वहां से, यानी आज भी जब वो खबर खुद हिजबुल्लाह ने कंफर्म की है, तो उनका वो जो ऑपरेशनल नेटवर्क था वो पूरी तरह इफेक्टिव था। और वो किसी कमांड एंड कंट्रोल, उनका हर हर बेसिकली इन मज़ाहमती तंजीमों का हर सेक्शन का एक इंडिपेंडेंट कमांड एंड कंट्रोल है, और वो उसी के तहत काम करते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही हिजबुल्लाह ने ये खबर कंफर्म की है, तो उस दिन, उस लम्हे से लेकर अगले 3 घंटों के अंदर 50 के करीब मिसाइल और रॉकेट जो है वो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दागे गए। तो ये शो करता है कि तंजीम की जो अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो चीज़ों को रोज़मर्रा के मामलात को लेके चलने की है, वो इंटैक्ट है। यकीनन इसमें उनके कुछ मरकजी रहनुमा, खासतौर पे जो उनके प्लानर और उनके जो जी हाँ। बेसिकली एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, वो बड़े पैमाने पे फील्ड में मौजूद हैं। और उसका नेटवर्क जो है वो गजा के अंदर भी मज़ाहमती तंजीम का बहुत हद तक इंटैक्ट है। और इसी तरीके से क्योंकि लबनान तो के ये अंदर जो ये हमला है, ये इस लिहाज से डिस्टिंक्ट है कि लबनान एक इंडिपेंडेंट मुल्क था, एक जी हाँ। आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, जिसकी बिल्कुल। अपनी पार्लियामेंट है, जिसका अपना दस्तूर है। तो
गजा के हवाले से आप एक बात कर सकते हैं कि वो एक मुतनाज़ा इलाका था जी हाँ। या इस नौइयत की तो चीज ये थी, बताएं मुझे तो मंसूर जाफर लिहाजा साहब वहां कि पे अब ये इसराइल को सूरत खेल हाल खेलने का अब मौका ये मिला। सूरत हाल कहाँ जो है वो मजीद जा सकती है? एक बड़ी जंग का खतरा जो है वो खतरात काफी अर्से से मंडला रहे हैं, क्या वो मजीद गहरे हो गए हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर? देखिए जी, इस वक्त अमेरिका और इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो जो अपना ये थिएटर ऑफ वॉर है उसको एक्सपेंड कर ले, और उसमें खास तौर पे वो ईरान को खींच के लाना चाहते हैं कि ईरान इस मामले में कूद पड़े, ताकि मज़ाहमत का जो असल माखज है, जो सरपरस्त है, जो उनकी पुश्तिबानी करने वाले अनासर हैं, वो इस जंग में जब उलझ जाएंगे तो फिर इसराइल के पास एक, जिसे कहना चाहिए, जवाब मैसर आ जाएगा कि अगर वो ईरान पर एक हमला आवर होते हैं तो फिर वो कहेंगे कि जी हमने तो बुनियादी तौर पे, जिसे वो आज तक एक्सेस ऑफ ईवल कहते रहे हैं, तो हम उसे मज़ाहमत का महवर कहते हैं, तो वो उस पर हमला आवर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो जीरक जी पॉलिसी ईरान ने, तेहरान ने अपनाई है, बिलखुसूस जो रद्दमल उन्होंने दावा किया था कि हम शो करेंगे इस्माइल हनिया साहब की शहादत पर, वो उन्होंने होल्ड कर रखा है। अगरचे उन्हें इस पर बहुत ज्यादा सख्त सुस्त भी कहा जा रहा है, ताने तशनी भी किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी इस पॉलिसी को दो नुकात में समराइज किया है। वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ उसको एक्सप्लोड करने के बजाय, बाहर से जी उसके हाँ। साथ टकराने के बजाय, उसको अंदर से तबाह किया जाए, इम्प्लोड किया जाए। यही वजह है कि इस वक्त आप देखेंगे कि इसराइल जो मज़ाहमत के जो प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनको अलकुद्स जी के अंदर भी एक्टिवेट किया गया है। वो अपनी गाड़ियों के नीचे यहूदी आबादकार कुचल रहे हैं। वो गरब उर्दन के अंदर भी इसी नौइयत की खुदकश सही है। कार्रवाइयाँ, चाकू के हमले, जिससे इसराइल जो है वो परेशानी का शिकार होता है, बहुत तो वो शुक्रिया। उसे अपनी ही जो जहन्नम है उसके अंदर उलझाना चाहता है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इसी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी अमूर आदिल नजम साहब। आदिल नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि कितना बड़ा धचका है ये लबनान के लिए या इसराइल की मुखालिफ कुव्वतों के लिए जो हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है? जी, यकीनन हिज़्बुल्लाह के लिए बहुत बड़ा धचका है। ये जो वाक़या है ये एक छोटी बात नहीं है, ये ना सिर्फ़ हिज़्बुल्लाह के लिए धचका है लेकिन पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और इससे बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। पहले तो ये होगा कि हिज़्बुल्लाह के अंदर जो है, अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी लीडरशिप क्या होगी, उसकी सिमत क्या होगी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सारे सवाल जो हैं उठेंगे। इस पे गुफ्तगू होगी, इस पे बहस होगी, इस पे जंग होगी अंदरून। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने ये करके कोई बहुत बड़ी ऐसी विक्ट्री, यकीनन उनके लिए विक्ट्री तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी विक्ट्री है कि जिससे मसला ख़त्म हो गया। मसला ख़त्म नहीं, मसला और शुरू हो गया है, मसला और बढ़ गया है। क्योंकि अब देखना ये है कि हिज़्बुल्लाह का रिएक्शन क्या होगा। अब तक हमने ये देखा कि एक तरह से वो, आप मोहतात कह लें, या लगता ये था कि हाथ बांध के गेम खेल रहे हैं। शायद उन्होंने खुद हाथ बांधे हों या किसी ने बांधे हों, ईरान ने बांधे हों, लेकिन अब उनका क्या रिएक्शन होगा, ना सिर्फ लबनान में, दूसरे जगहों पे क्या होगा, दूसरे ग्रोह्स का क्या रिएक्शन होगा, ये सारे सवाल उठ गए। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने कोई चैप्टर क्लोज किया है, उन्होंने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया, एक नई एस्केलेशन कर दी है। एक ये भी बात है कि मेरे ख्याल में नेतन्याहू के लिए जो दुनिया जो है वो तंग हो रही है, जिसका ये मतलब नहीं कि दुनिया उनके खिलाफ जंग शुरू कर देगी, लेकिन जो हमने यूनाइटेड नेशंस में देखा, इस वक्त मैं बल्गेरिया में मौजूद हूँ, यहाँ अगर आप इसकी टीवी देखें तो वो एक गम और गुस्सा ये है कि ये किस सिमत में जा रहा है। नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया को कहाँ लेके जा रही है। सो वो भी एक प्रेशर होगा, लेकिन ऑल टोल्ड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ ए चैप्टर, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू चैप्टर। अच्छा आदिल नजम साहब, पहले ही मशरक़ वस्ता की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। ये जो वाक़या हुआ है, शहादत का वाक़या है हसन नसरुल्लाह का, ये वाक़या एक बड़ी जंग की तरफ तो हालात को नहीं लेके जा रहा। जी यार, देखें, जंग में तो मौजूद है, जंग में फ़लस्तीन भी मौजूद है, जंग में लबनान भी मौजूद है, जंग में ख़ित्ता भी मौजूद है, और जंग में दुनिया भी मौजूद है। जंग कोई मूवी तो नहीं है कि उसका एक बाकायदा कोई ऐलान होगा। मेरे ख़्याल में तारीख़ जब पीछे देखेगी तो वो आज की तारीख़ को ये नहीं कहेगी ये कबलस जंग है, वो आज की तारीख़ को जंग का बहुत बड़ा हिस्सा समझेगी, उस कहानी का हिस्सा समझेगी जो नेतन्याहू ने अनफोल्ड की है, और जो मेरे ख़्याल में अब खत्ते से ज़्यादा दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। अब जहाँ तक बात है फुल स्केल वॉर या गोलियाँ या टैंक, शायद उस किस्म की जंग का ज़माना भी नहीं रहा। क्या हरबे होंगे जो दुनिया अपनाएगी, क्या हरबे होंगे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस अपनाएंगी, आई डू नॉट नो। लेकिन यकीनन इस वक्त मेरे ख्याल में आप कहीं भी हो दुनिया में, यकीनन गाज़ा में तो है ही है,
लेकिन आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में तो आपकी बोन्स में आप फील करते हैं कि हम हालत जंग में हैं। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, रावलपिंडी के अंदर क्या हुआ, जो PTI के वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर, वो क्यों वापस चले गए, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्राइम में अब बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा करना था, मुजाहरा हुआ भी, लेकिन कुछ रुकावटें भी खड़ी रहीं। अली मीन गंडापुर एक काफिला लेकर निकले खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन वो नहीं पहुंच सके, रास्ते से उन्हें अपना काफिला लेकर वापस जाना पड़ा। उन्होंने लियाकत बाग पहुंचने का दावा किया था, लेकिन ज़रा रुकावटों की वजह से वो नहीं पहुंच सके। आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो फिर आएंगे और रावलपिंडी में कायम अडयाला जेल से अपने कायद यानी इमरान खान को रिहा करवाएंगे। क्या यही वो दावा था कि जिसकी वजह से हुकूमत को रुकावटें पिंडी के अंदर लगानी पड़ी? तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब से। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि आज अली मीन गंडापुर साहब तो निकले पेशावर से दावा करके कि वो पहुंचेंगे इस एहतजाज में, लेकिन नहीं पहुंच सके। लाहौर के जलसे के अंदर भी वो नहीं पहुंच सके थे। आइंदा के लिए अब वो ऐलान करके गए कि वो फिर आएंगे और आके अपने लीडर को अडयाला जेल से रिहा करवाएंगे। क्या यही बयान उनका पहले भी वजह नहीं बना कि पिंडी के अंदर रुकावटें इतनी खड़ी करनी पड़ी इंतजामिया को? नहीं, मैं ये समझता हूं कि अली अमीन साहब को ये नहीं है कि वो रुकावटों की वजह से वापस चले गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अली अमीन साहब जब वहां से निकले तो उनको और पंजाब की हदूद में दाखिल हुए तो उनको बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा, और मुझे बताया गया कि बड़ी सख्त किस्म की शेलिंग की गई, जो कंटेनर्स खड़े किए गए थे उनके टायर तक खोल लिए गए थे। उसके बाद हर 5-6 किलोमीटर के बाद इन्होंने हैवी कंटेनर्स खड़ी की हुई थी जो शेलिंग बार बार करती रही। इसके बावजूद वो पंजाब में आए, अटक का पुल क्रॉस किया, बुरहान आए, पंजाब के अंदर मूव करते रहे, अपने तमाम दोस्तों के साथ आए, इसलिए कि ये उनका आईनी हक था, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। और कोई पाकिस्तानी चाहे KPK से हो, चाहे सिंध से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, उसका इतना ही हक है पाकिस्तान के हर चप्पे पे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हर पाकिस्तानी का हक है, वो किसी भी सूबे के अंदर जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, कोई भी नो गो एरिया पाकिस्तान के अंदर ना है ना होना चाहिए। दूसरा, सियासत के अंदर भी आपको पुरअमन इज्तिमा करने का हक हासिल है, लेकिन पिछले जलसे के अंदर, पिछले पिंडी के जलसे के अंदर जो कि इस्लामाबाद संगजानी में किया था, वहां अली मीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया था कि वो पिंडी से यानी अडयाला जेल से अपने कायद को रिहा करवाएंगे। जब इस तरह के दावे आप करेंगे तो फिर इस तरह की रुकावटें तो फिर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की जाएंगी। दावे को उसकी इंटरप्रिटेशन लेना जी, आप उसको इंटरप्रिटेशन लें। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं जो जेल तोड़ के ले जाऊंगा। रिहा कराने का मकसद यही है कि हम पब्लिक प्रेशर इतना डेवलप करेंगे और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को इस तरीके से अपने साथ शामिल करेंगे कि ये हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी और जो जाली मुकदमात हैं वो इनको खत्म करने पड़ेंगे। इट इज टू डेवलप दी पब्लिक प्रेशर। ये बड़ा वाजे है और बड़ा क्लियर है। ये कोई जेल तोड़ने की खुदा न खास्ता धमकी नहीं थी। छुड़ाएंगे, पब्लिक प्रेशर डेवलप होगा। ये जो झूठी फसाई हुकूमत है इनको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। एहतजाज शुरू हो गया है, इस एहतजाज का दायरा बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि ये सिर्फ PTI का एहतजाज नहीं रह जाएगा। एहतजाज आज किस लिए था समर भाई? एहतजाज था अदलिया की आजादी के लिए, आइन के तहफ्फुज के लिए, मैंडेट की चोरी के लिए और रोज बरोज बढ़ती महंगाई के लिए। वो कोई अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहा था। आज तो देखें, मेरे खान ने यह कहा कि अगर अदलिया आजाद होगी तो हर बेगुनाह आदमी की रिहाई का वो जामिन होगी जो आजाद अदलिया होती है। अगर अदलिया आजाद हो जाएगी तो खान ने कहा फिर तो मैं खुद ब खुद आजाद हो जाऊंगा। और इस अदलिया के साथ खड़े होना सिर्फ PTI नहीं, हर पाकिस्तानी का फर्ज है। आगे आप लाहौर में करने जा रहे हैं 5 तारीख। अगला लाए अमल ये है कि 2 अक्टूबर को जनाब 2 अक्टूबर को पंजाब में, मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियांवाली में एक ही टाइम पे एहतजाज होगा और तमाम वर्कर तैयार रहेंगे। ये हमारा अगला लाए अमल है। और जैसे ही हम मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान में पुरअमन एहतजाज कर लेंगे और उसी दिन हम अगले उसका जो है वो कॉल दे देंगे। ये एहतजाज जाएगा, अदलिया आजाद होगी, ये मुल्क आजाद होगा उन लोगों से जो जाली हुक्मरान बैठे हैं और हम इस मुल्क को इन जाली हुक्मरानों से आजाद कराएंगे। ये मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी, आपकी पार्टी के अंदर जो है, अब ये बज़ाहिर आप जो बात कर रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी की पॉलिसी अब ये बन चुकी है
हिकमत अमली यही है कि भरपूर मुजाहमती तहरीक चलाकर अपने कायद को भी रिहा करवाना है, बाकी भी जो अहदाफ है वो हासिल करने हैं। लेकिन आप ही की पार्टी के जो आपके पेशरो थे जनाब जो पाकिस्तान तहरीक साहब के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन साहब, वो कल भी हमारे प्रोग्राम में ये बात कह के गए हैं कि आज या कल जल्द या बदेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर बात ही करना पड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही हमारे मसाइल हल होंगे, वरना नहीं हो सकते। खान साहब, रऊफ साहब मेरे बुजुर्ग हैं, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, सच अ जेंटलमैन, बट आई मस्ट से वन थिंग कि खान साहब ने पॉलिसी वाजे कर दी है। पिछले 4-1 हफ्तों से हमारा कोई भी आदमी खान साहब को मिल नहीं सका। तो रऊफ साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से, बट उन्होंने अपना मैसेज क्लियरिटी के साथ भेज दिया है कि कोई एंगेजमेंट और कोई मुज़ाकरात नहीं है किसी के साथ। तो ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है यहाँ भी दफा 144 लग जाती है, इसके जरिए भी आप सक्सेसफुल एहतजाज करके आप निकाल पाएंगे क्या? साहब पुरअमन एहतजाज है, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट तो ये लोग बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो शायद आपको पार्लियामेंट के अंदर लड़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको हुकूमत की नंबर गेम पूरी होने से आपने रोकना है। मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे नंबर है वो पूरे हैं, और ये हमारे साथ जो जुल्म जबर हो रहा है, जो हमें अगवा किया गया था, उन्हें पता है, मैं भी उन्हें मुगवियां ही चुआ जिन्होंने पार्लियामेंट चुकिया गया, सीजैन कुरैशी साहब और बाकी हमारे दोस्त। उसके बाद हमारे 6 MNA जो है वो उठाए गए और जबरदस्ती पंजाब हाउस में रखे गए। और आज भी जो ये सारा तमाशा किया जा रहा था, ये इसी वजह से भी ये खैफ है, इनके पास नंबर पूरे नहीं है। इनके कुछ अपने देखे ना, कोई बाज़मीर तो कहीं भी हो सकता है, इनमें भी कोई 2-4 बाज़मीर है। उस जनानु पिछली बारी ये उनको स्क्वाड्स के अंदर पहरे में लेके आए थे वोट डलवाने के लिए। तो कोई ना स्लिप हो जाने तो साढ़े पास भी देख रहे थे। आज तक की तो बात ये है। तो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरमीम को पास होने से आप लोग रोक लेंगे? क्योंकि अभी तो मौलाना फजल रहमान भी आपको एंगेज कर रहे हैं कि आए बैठे मिलकर एक मुसव्वदा हम भी देते हैं। इसका मतलब है कि तरमीम के वाले से आप लोग किसी हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी हैं कि आपकी अगर तजावीज़ शामिल की जाती है तो ठीक है, फिर सॉरी लेट मी बी वेरी क्लियर, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई कि कोई नया एजेंडा आएगा या कोई जॉइंट एजेंडा आएगा। नहीं, मुसव्वदे पे तहरीक इंसाफ और जेयूआई मिलकर मुसव्वदा देंगे अपना ना? नहीं, मैंने इसीलिए क्लैरिटी करना चाहता हूं कि किसी ज्वाइंट मुसव्वदे की कोई बात नहीं हुई। बात ये हुई है कि ये जो वर्किंग पेपर है जो अभी तक उनके साथ शेयर नहीं हुआ है। देखो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕੋ ਮੁਸੱਵਦਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ वर्किंग पेपर ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ करना ਕੀ चाह रहे हो। मतलब है डंडोरा पीट रहे हैं पूरे शहर में, पूरी दुनिया में, और हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इसको कहते हैं फस्ताई हुकूमत के वो चुटकले गए। ये चुटकला है कि तुम आए हो मेरे को इमदाद मांगने वास्ते। देखिए इस पे थोड़ी सी जरा वजाहत मजीद आ जाए। एक मुसव्वदा हुकूमत की जानिब से उस रात शेयर किया गया था मौलाना फजल रहमान के साथ, जिसमें आर्टिकल 8 की मौलाना फजल रहमान ने मुखालफत की, आर्टिकल 9 की मुखालफत की, दीगर कुछ आर्टिकल से 51 था, 199 था, 200 था, जिनकी मुखालफत मौलाना फजल रहमान ने की। अभी वो 63 के ऊपर भी मुखालफत करने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं करूंगा मुखालफत। बिल्कुल किसी अमेंडमेंट के हक में नहीं है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कामरान मुर्तजा साहब और राजा साहब बैठ के ऑप्शंस जरूर देखेंगे। हमें मौलाना साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि उनका कंधा अदलिया के खिलाफ या बेसिक राइट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। वो शायद किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से थोड़े से सॉफ्ट हैं, मगर उस पर भी उन्होंने वाजे कहा है कि जो फॉर्म और जो हैयत जो है वो गवर्नमेंट उनसे डिस्कस कर रही है, शायद वो उस पर ना माने। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न्ड, वी आर नॉट फॉर एनी अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खेल जो है ये गलत है और हम इसको नहीं होने देंगे। शायद हुकूमत को आपके अरकान की वफादारियां आगे तब्दील ना करनी पड़े, शायद उन्हें मौलाना फजल रहमान की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन तो डट गया है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने के वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है अपने उनके फैसले की रूह से। तो उन्होंने कहा है कि इनके तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं। वो तो कहते हैं कि इन पे आर्टिकल हम ये डिमांड करते हैं कि इन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आ गई हैं इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस और काम और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो उस तो बाद इनारा जवाब बढ़ता है बैठने का। इनका तो जवाब ही नहीं बनता बैठने का। ये पूरे कमीशन को घर जाना चाहिए। असल फसाद की जड़ ही यही है, यही मौजब है। बैट से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन की रिगिंग से लेके ये अभी ये जो कोर्ट्स के फैसलों की इंटरप्रिटेशन तक, अगर ये सीधे हो जाते, ये इस किस्म की शैतानी ना करते, तो आज हम इस नहज पे ना होते। आज इस मुल्क में जो सियासी इंतशार है, सर हम अपोजिशन में हैं, हम अगर जिस चीज को गलत समझते हैं हम उसकी ख्वाहिश करने के भी हकदार हैं, हम उस गुफ्तगू करने के भी हक। और तुसी साढ़े तो सारी ख्वाहिश
और साड़ी हक की गल करने का हक भी साढ़े नहीं, मैं आपकी ख्वाहिश की बात करूं कि ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश हो सकती है, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही मजीद लंबे अरसे तक के लिए रखना चाह रहे हैं, आईनी तरमीम करके कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इतफाक की राय नहीं होता, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करेगा और वो उसकी मुद्दत का तयन भी नहीं है। एक हमारी ख्वाहिश है, जी, एक ख्वाहिश है हमारी, और वो बड़ी वाज़ेह है, वो हमारे कायद की भी यही ख्वाहिश है, और उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, मैंडेट चोरों का खात्मा होना चाहिए, और महंगाई का साड़ी बस एक ख्वाहिश है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ भी दुआ करो, और मैंने पता है तुम्हारी भी यही अच्छा, ख्वाहिश है। आप भी महंगाई के हक में नहीं है, कहीं हक में तो नहीं आप। वैसे मैशत का तो आजकल हुकूमत दावे कर रही है कि मैशत जो है वो बेहतर हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ रही है। चलो एक सवाल, महंगाई तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, महंगाई तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, खराब मैशत मुझ समेत किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मौजूदा हुकूमत दावे कर रही है महंगाई नीचे आ रही है, मैशत ठीक हो रही है, IMF प्राइम मिल गया। वो कह रहे हैं आपकी तमाम तो जो वो, बल्कि वो तहरीक इंसाफ का वाला देते हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो हरबे थे वो सारे नाकाम हो गए, अमेरिका से लेके जाके जो प्रेशर डलवाया गया। कंवर साहब, अगर आप हुकूमत के दावों की बात करेंगे तो हुकूमत तो कहती है कि असली लेजिटिमेट हुक्मरान भी आ, हुकूमत तो समझती है कि वो बड़े इज्जतदार लोग हैं, हुकूमत तो समझती है कि वो बड़े बाकिरदार लोग हैं। वो सारे दावे मतलब ख्वाहिशां भी होती हैं ना जी, तुसी ये दावे तो ना हो, दावे करने वाला वो चीज़ें सच नहीं हो जाती हैं। सही है, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि वाज़ेह पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिल वक्त किसी भी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ भी नहीं होंगे। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत और दीगर सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी प्रोटेस्ट की अगर आप बात करें तो ये एहतजाज कामयाब होता या ना होता, लोग उस पर आते या ना आते, आपने रुकावटें खड़ी करके इस इवेंट को एक कामयाब इवेंट बना ही दिया, तो क्या ये पॉलिसी हुकूमत अपनी रिवाइज करेगी, तब्दील करेगी, या मजीद सख्ती की जाएगी? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को लाहौर में भी एक एहतजाज करने जा रही है। जी समर, ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ करता बिलुमूम। जब कोई संजीदा और जमहूरी कदरों पे यकीन रखने वाले लोग एहतजाज करते हैं तो उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें नहीं आती। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है PTI का जो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। इनका कोई एहतजाज, इनका कोई प्रोटेस्ट, इनका कोई सिट इन, कोई लॉन्ग मार्च पुरअमन नहीं होता। ये ताख्तो ताराज करते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की ज़िंदगियां जीरन बनाते हैं। 9 मई आपके सामने है, जिन्होंने 200-250 मकामात को नजर आतश कर दिया। पेट्रोल बम इन्होंने ईजाद किए, लोगों को इस तरह की आग में इन्होंने झोंका। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें रोका तो ये नहीं रुके, इनके लिए एक जगह मखसूस की, ये नहीं वहाँ गए। इंतज़ामिया को कहा कि इनके जलसे का इंतज़ाम किए, इंतज़ामिया ने एहतमाम किया पूरा, ये उसे छोड़ के फिर डी चौक में पहुँचे और वहाँ जलाओ गहराव करते रहे। तो ऐसे अनासर को कानून के तहत भी खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। 2022 में 25 मई को, मुझे तारीख़ भी याद है, जब ये पेशावर से चल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने डी चौक में क्या किया, कितने दरख्त नजर आतिश किए, पुलिस पे कितने हमले किए। ये तो 22 की बात है, मई 2022 की। यहाँ हमने इनके 4 महीनों का वो जो भुगता है यहाँ इस्लामाबाद की शराय दस्तूर पर, कौन सी जमात है जिसने ये किया? लोगों के लीडर फांसी चढ़ गए, लोगों के लीडर कत्ल हो गए, लोगों के लीडर जलावतन कर दिए गए। कभी आपने देखा है कि इस तरह का एहतजाज होता है? इनके खमीर के अंदर जमहूरी वैल्यूज नहीं है, रिवायात नहीं है, कदरें नहीं हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब, इसका मतलब है कि आगे जो इन्होंने जलसे करने हैं पिंडी के बाद, अब नेक्स्ट इनका जो है 5 अक्टूबर को लाहौर के अंदर जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वहाँ फिर मजीद सख्ती की जाएगी? आपने लंदन में देखा होगा, आपने दूसरे जमहूरी ममालिक में देखा होगा, और अगर उन्हें कहा गया जी कि आपने 4-4 होके चलना है तो वो 4-4 ही चलते हैं। अगर उन्हें कहा है जी कि 5 बजे आपने ये सिलसिला ख़त्म कर देना है तो 5:01 पे मामला साफ़ हो जाता है। इन लोगों को इन चीज़ों की, इन वैल्यूज़ की खबर ही नहीं है। ये कमिटमेंट अगर करते हैं, झूठ न बोले ना, कहें जी कि हम नहीं करेंगे 5 बजे। अगर आप नहीं इजाज़त देते, ना दें। जब आप अंगूठे लगा के आ जाते हैं जी कि हम 6 बजे उठ जाएंगे, तो फिर उठें, फिर वादा खिलाफी ना करें। दूसरी बात है कि दुनिया भर के अंदर अब पॉलिटिकल गैदरिंग, जिस तरह की अभी इंडिया के इलेक्शन हुए हैं,
तो मैं पढ़ रहा था कि उनके जलसों की तादाद जो है वो सिर्फ 20% हुई है पिछलों के मुकाबले में। 80% जलसे हुए ही नहीं है। मीडिया आ गया है, आप हर रोज़ खान साहब एक तकरीर करते हैं अडयाला जेल के अंदर, एक तकरीर उनकी बहनें करती हैं अडयाला जेल के बाहर, फिर उनके जो दूसरे लीडर्स हैं वो बोलते हैं हाई कोर्ट के बाहर, कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कोई रात को जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो आपके साथ भी बात करेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ करेंगे। तो वाई दीज जलसास? हमारे हमारे हमने कितने जलसे किए हैं और कितने जुलूस निकाले इनके और कितने धरने दिए हैं इनके 4 सालों में। आप कल एक जलसा करके लाहौर आते हैं, आज फिर आते हैं, आप बदअमनी फैलाना चाहते हैं, आप बेचैनी फैलाना। एक शहर के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 जलसे, कोई मुझे बताएं 75 सालों की तारीख इसका सर हल क्या पार्टी है? ने किए हों? इसका सर हल क्या है? गवर्नमेंट के पास इसका हल क्या है? इसका हल ये वहां है, से एक जुलूस इसका हल है वो ना, जलसे में जाते हैं, उन्हें रोकेंगे, क्या करेंगे आप? इसका हल ये है कि इमरान खान साहब अपने पुराने तौर तरीके, पुरानी सोच, पुराने अंदाजे फिक्र से निकलें, लोगों को बेहंगम सड़कों पे लाने की कोशिश ना करें, मुल्क पे रहम करें। मुल्क को अमन की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। एक आपका जलसा होता है ना तो एक शहर के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। आपका तो चस्का होता है, आप तो इश्तियाल फैलाना चाहते हैं, आप तो लोगों को उकसाना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई बंदे 10 मर जाएं और मेरे जेल के फाटक खुल जाएं। इस तरह तो हम जलसे नहीं करने देंगे आपको। हुकूमत एक कानून बना चुकी है अमन अम्मा का, पार्लियामेंट से पास हो चुका है। उस कानून के पैरामीटर्स के अंदर रहें और उस कानून के पैरामीटर्स के अंदर अभी आपको पता है, आप मुझसे तो तफसीलात और जरा कर रहे हैं, आप ज़रा देखें बरतानिया के अंदर जो जमहूरियत की माँ कहलाता है और पता नहीं क्या क्या कहलाता है, वहाँ पे 3 अफराद, अगर 3 अफराद बग़ैर किसी इत्तला के एहतजाज के लिए जमा होते हैं ना तो 5 साल के लिए कैद में चले जाते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब की ज़ाहिर है एक जितने भी इज्तिमात होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहरे होते हैं, एक वो अब प्रैक्टिस है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एक अपने साथ कारकुनान का एक बड़ा लश्कर लेके वो आते हैं, क्रेन्स वगैरह लेकर रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए। उनके वाले से भी कोई प्लान है गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म में अली मीन गंडापुर को कैसे काउंटर करना है, कैसे रोकना है, या सिर्फ ये तकारीर और ये बयानात तक ही मामला रहेगा? गवर्नमेंट के पास और बड़े काम हैं करने के। गवर्नमेंट ने उस मईशत को गढ़ों से निकालना है जहाँ ये लोग फेंक गए हैं। गवर्नमेंट ने आवाम को गुर्बत से निकालना है, महंगाई से निकालना है, बेरोज़गारी से निकालना है, वो कर रही है। गंडापुर गवर्नमेंट की तरजीह नहीं है। गंडापुर को जब वो ऐसी चीज़ों पे आएंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो कानून नाफिज करने वाली लोकल अथॉरिटीज़ देख लेंगी। पंजाब हुकूमत के असाब पे सवार दिखाई देते हैं सर वो? मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। एहसाब पे हर वो शख्स सवार होगा जो बदअमनी फैलाएगा एक महज़ब हुकूमत के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि आईनी तरमीम के हवाले से क्या प्लान्स हैं हुकूमत के? बड़ी कोशिश हुई थी लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। अब कब आ रही है ये आईनी तरमीम? जी इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें बुनियादी बात आप जानते हैं कि 2/3 अक्सरियत की है जो हमें दोनों हाउसेस में चाहिए, कौमी असम्बली में भी चाहिए, सेनेट में भी चाहिए। तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जो अरकान सेनेट हैं उनकी भी ज़रूरत है, जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी भी ज़रूरत है, उसके बगैर हो नहीं सकती। लिहाजा पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, हम सारे मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हैं उनको रफ़ा कर दिया जाए, और जो उसूली तौर पे वो एग्री करते हैं, वो पब्लिकली कह चुके हैं कि उन्हें आइनी तरमीम से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उसकी जुज़ियात तफसीलात को देखना चाहते हैं। इसी तरह जजों के तरीके इंतखाब के हवाले से वो 18वीं तरमीम की तरफ वापस जाना चाहते हैं। तो जो ही ये मामला तय हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएंगे, तो हमारा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरमीम को करा सकें दोनों हाउसेस से। और ये सर 25 अक्टूबर से पहले यानी कि मेक श्योर करेगी गवर्नमेंट के ये तरमीम हर सूरत में हो जाए? मैंने 25 अक्टूबर का जिक्र नहीं किया, ना 25 अक्टूबर हमारे सामने है। हम तो बहुत पहले करना चाहते थे, जी वो नहीं हो सके, हम अर्लीस्ट करना चाहते हैं। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब तो तहरीक इंसाफ के साथ बैठे थे 2 रोज़ पहले, और वो एक मिल के अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर। तो तहरीक इंसाफ की जो तजावीज़ हैं वो भी आपको फिर काबिल कबूल होंगी इस तरमीम के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो आईनी अदालत के क़याम की बड़ी खुल के मुखालफत कर रही है। जी देखिए समर, हमें कोई भी तजवीज़ अगर वो माकूल है, अगर आइन के दायरे में है, उस पर कोई कदगन नहीं है। मौलाना PTI से ज़रूर मुशावरत करें। मैं जो आखिरी हमारी कमेटी थी आइनी, मैं ख़ुद उसमें शामिल था।
मौलाना भी थे, बिलावल साहब भी थे, इसाक डार साहब थे, 4 नुमाइंदे बैठे हुए थे पीटीआई के, उमर अयूब बैठे हुए थे, शिबली बैठे हुए थे, बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे, सब ने अपनी अपनी राय दी। कोई कदगन नहीं है, वो एज़ फार एज दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो अपनी राय दें। अगर वो राय काबिल कबूल होगी, अगर हमारी राय काबिल कबूल नहीं होगी किसी को और हम वोट नहीं देंगे तो वो तरमीम नहीं होगी, अगर मौलाना नहीं देंगे तो वो तरमीम नहीं होगी, पीपल्स पार्टी नहीं देगी तो वो तरमीम नहीं होगी, सबका एग्रीमेंट होगा तो तरमीम होगी। अगर पीटीआई उसमें आना चाहेगी तो ज़रूर आए, लेकिन अगर पीटीआई नहीं आना चाहेगी और मौलाना उस पर राज़ी हो जाएंगे तो तरमीम हो जाएगी। सर, ये आईनी अदालत का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर बड़ी बात की जाती है कि आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। हमने कल जस्टिस एंड लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है अपने प्रोग्राम में हमने कोट की थी, जिसमें हमने बताया कि टोटल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस हैं तकरीबन 60,616 केसेस बनते हैं जो कि पेंडिंग हैं आज तक। उनमें से जो आईनी केसेस हैं वो 1% से भी कम बनते हैं जो आईनी मैटर्स हैं, बाकी सारे सिविल और क्रिमिनल दीगर मैटर्स हैं। तो 1% केसेस के लिए आईनी अदालत का क़याम, ये यानी कि मकसद जो है इसका सिर्फ यही है या एक राय बड़ी एक कायम हो चुकी है, इससे सारी परसेप्शन जो बन चुकी है कि शायद ये मंसूर अली शाह साहब के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, गवर्नमेंट उनसे काफ़ी खाइफ है कि वो आ गए तो कोई पता नहीं वो इलेक्शन खोल देंगे, क्या कोई खदशात होंगे? मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है पता नहीं लेटेस्ट है या कब की आपने उठाई है। हमारे अपने जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो हैं कि कम अज़ कम 15% के केसेस जो हैं वो लीगल हैं और आईनी हैं और कानूनी हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये सवाल काउंटर सवाल करता हूँ कि 1% अगर बकौल आपके 1% कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं तो ये 1% अदालत का कितना टाइम लेते हैं, और जो दूसरे केसेस हैं 99% वो कितना टाइम लेते हैं? आप मुझे 1 महीने की ज़रा फिगर्स निकालिए कि उस 1 महीने के अंदर अदालत ने कितने सेशन लगाए हैं आईनी मुकदमात पे और कितने सेशन लगाए हैं उन लोगों की अपीलों पे जो 15-15 साल से जेलों में बैठे हुए हैं मौत की कोठड़ी के अंदर और उनकी अपील नहीं लग रही। ये तहकीक कीजिए जो करने वाली। सर, ये जो बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है ये भी तो एक तरह का एक आईनी फोरम ही है जो कि आईनी मैटर्स के हवाले से फैसले करता है। इसके अलावा इसमें फैसले हो जाते हैं सारे के कितने लगने हैं कितने नहीं लगने। इंडिया की अगर हम मिसाल दें पड़ोसी मुल्क के अंदर तो वहाँ जो टॉप 5 जजेस हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के वही आईनी बेंच होता है और वो आईनी मैटर्स को सुनता है, बाकी लोग जो है वो बाकी मैटर्स को सुनते हैं। तो दुनिया के 85 मुल्कों में आईनी कोर्ट्स भी हैं ना, ये पता है आपको? 71 ममालिक 85 कंट्रीज 85 कंट्रीज जी। और उसमें ऑस्ट्रिया वाहिद मुल्क है जिसने 1 सदी पहले 105 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई थी। इसलिए हमें इंडिया की मिसाल नहीं देखनी, हमने अपने इश्यूज देखने हैं। और फिर हमने आज नहीं कोई ऑल ऑफ सडन हमें ख्वाब आ गया है, हमने 2006 में तय किया था, 2 बड़ी जमातों ने तय किया था, उस वक्त कोई तीसरी बड़ी जमात थी नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साइन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साइन है, उसके बाद मौलाना के साइन है, उसके बाद एक दफ़ा ये मुआहदा हो गया, उन्होंने एग्री किया, खान साहब ने एग्री किया। क्या बात है भाई, आईनी कोर्ट नहीं बननी चाहिए? आईनी कोर्ट क्या चीज़ है? आईनी कोर्ट आईनी मसाइल को एक अलग फोरम पे ले जाएगी, बाकी 10 बेंच बने, रोज़ अपीलें सुने उन गरीबों की जिनकी अपील आते आते 15 साल हो जाते हैं और वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि उन लोगों पे क्या गुजरती है। जेल में किसी दिन जाके देखें मौत की कोठरी में जो 15 साल पड़ा रहता है इस इंतज़ार में कि मेरी अपील लगे। हमें चस्के के केसेस जो है वो सुनते रहते हैं। 63A का ये हो गया। और इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में है कि वो शायद अमेरिका जा रहे हैं, तो ये तरमीम से पहले जो है जाके वापस आ जाएंगे या तरमीम पे वोट डालने के बाद वो जाएंगे? मुझे नहीं मालूम उनके वोट डालने के हवाले से उनका क्या फ़ैसला है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उन्होंने जाना है। वो अमेरिका भी जाएंगे, बरतानिया भी जाएंगे, 1-2 और ममालिक भी जाएंगे, UAE भी उन्होंने जाना है और वो शायद अक्टूबर के आगाज़ में उनका प्लान है और कम से कम मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते उनको लगने हैं। अच्छा। तो सर, ये जो मंसूर अली शाह साहब के बारे में आपका एक बयान आया था कि तहरीक इंसाफ उन्हें फैज़ हमीद बनाना चाहती है, ये खदशात आपको क्यों लग रहे हैं उनके बारे में? ये फैसला मुझे इसलिए लगा कि यही बातें फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने के चक्कर में उन्होंने उन्हें रुसवा कर दिया और किसी काम जुगा नहीं छोड़ा। अब वो जेल के अंदर से बैठ के कहते हैं जी कि मेरा जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है वो फ़लाँ को होना चाहिए और फ़लाँ को नहीं होना चाहिए। भाई आपका ये काम नहीं है ना, जिसको भी होना है। मैंने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था
कि मंसूर अली शाह साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के जज हैं, बहुत साफ़ सुथरे जज हैं, उनकी दयानत पे किसी को शुबा नहीं, उनकी अमानत पे किसी को शुबा नहीं। वो सीनियर तरीन जज हैं। अगर मौजूदा कानून मौजूद रहता है, और जो कि है, और हम इस कानून में कोई तब्दीली भी नहीं ला रहे, ये भी मैं बता दूं, कोई तरमीम नहीं कर रहे हम, तो वो चीफ जस्टिस होंगे अपने इस्तेकाक की वजह से होंगे, अपनी अहलियत की वजह से होंगे, अपने मेरिट की वजह से होंगे। खान साहब क्यों उनके माथे के ऊपर अपनी पसंदीदगी का अंगूठा लगा के उन्हें फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? उन्हें गैर मुतनाज़िर रहने दें। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब की, जिनका कहना है कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे मौजूदा कानून के मुताबिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान उनकी तकर्री को मुतनाज़ न बनाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।